नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स डे में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की क्लास आपके लिए लेके आए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसी के चलते ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी क्वेश्चनों को शामिल किया है। क्योंकि अगर आपने टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो है ना, प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी से दनादन क्वेश्चन पूछता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आपने एक सूचना सुनी कि आपके एग्ज़ाम पे स्टे लग गया है, तो आप परेशान ना होइए। आपके एग्ज़ाम पे स्टे लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका होगा। थोड़ा डेट इधर उधर हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को फोकस करिए और अच्छे से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको अपने माता पिता का सपना जो पूरा करना है, तो आप इसमें लगे रहिए और अपनी मेहनत और लगन से इसके लिए प्रयास करते रहिए। ठीक है, पेपर होगा, बिल्कुल होगा, 110% होगा। आप उसके लिए परेशान हो, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं। ऑप्शन है आपका क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी आपका निहारिका। तो ये आंसर तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका जो है वो आपके सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी आपके सौरमंडल में पाए जाते हैं, धूमकेतु भी आपके सौरमंडल में पाए जाते हैं और ग्रह भी आपके सौरमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी। ऑप्शन है आपका न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस जो है इन्होंने खोज करी थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। तो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि कहलाते हैं। जिस तारामंडल के तारे की ओर संकेत करते हैं वो आपके सप्तऋषि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह आपको बताना है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपका बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी आपका मंगल, ऑप्शन डी आपका पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शुक्र ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर CO2 की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 95% के आसपास है। इस वजह से ये जो आपका शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन है आपका मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी वेनस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को जो विनिंग स्टार कहते हैं, या सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। तो आपको राइट आंसर बताना, जो मानक समय की बात आती है या स्टैंडर्ड टाइम जोन की बात आती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो प्रधान मध्यांतर रेखा होती है वो मानक समय निर्धारित करने का आधार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? आपका 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, जब दक्षिणी गोलार्ध की बात आती है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी और पृथ्वी दो भागों में डिवाइड है। जैसे ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। और नीचे का भाग जो है आपका वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, जब दक्षिणी गोलार्ध की बात आएगी, इस वाले भाग की बात आएगी, तो यहाँ पे जो आपका है ना 22 दिसंबर जो है ना, वहाँ पे आपका सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। और जब उत्तरी गोलार्ध की बात आएगी तो यहाँ पे 21 जून की जो डेट है वो आपकी सबसे बड़े दिन के रूप में देखी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये दो डेट याद रखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और दो और महत्वपूर्ण डेट है, उनको भी देख लेते हैं, वो कौन सी है? वो है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर, ये दो डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन दिन और रात जो है ना वो आपके बराबर होते हैं। दिन और रात आपकी बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो वो डेट और दो ये डेट आपको याद रखनी है। 21 मार्च, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो आपका होता है 22 दिसंबर। कौन सा होता है? 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अगर उत्तरी गोलार्ध को पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? वो आपका 21 जून की डेट होगी, वो आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? आपको बताना है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी फूटने से अलग हुए, ऑप्शन बी आपका विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन सी आपका चट्टानों के वलन या भ्रंशन से,
ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विवर्तनिक क्रिया द्वारा ही आपके महाद्वीप जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, या हिमालय पर्वत श्रृंखला है, या एंडीज पर्वत श्रृंखला है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी की किताब में देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ, ये एनसीईआरटी को महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब इस बार मान लीजिए अल्पस पर्वत पूछा गया तो अगली बार कुछ और पूछा। तो सबसे पहले देखते हैं, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे पर्वत होते हैं वो आपके ऐसे रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम लोग श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, और बहुत से पर्वतीय तंत्र जो है समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय आता है, फिर अल्पस पर्वत आता है तथा एंडीज, क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हिमालय है वो आपका एशिया का भाग है, और जो अल्पस पर्वत है वो आपका यूरोप का भाग है। वो ये क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछा गया है कि अल्पस पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ठीक है, देखिए यूरोप में पाया जाता है ये अल्पस पर्वत, और ये यूरोप का ही भाग है। ठीक है, और फिर आता है एंडीज पर्वत। एंडीज के बारे में देखते हैं, ये कहाँ का भाग है? ये आपका दक्षिण अमेरिका का भाग है। ये आपका दक्षिण अमेरिका का भाग है। ये देखिए एंडीज पर्वत जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तकला माकान मरुस्थल अवस्थित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी आपका चीन में, ऑप्शन सी आपका कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो तकला माकान मरुस्थल है वो आपका चीन में उपस्थित है। कहाँ है? चीन में पाया जाता है। ठीक है, जो तकला मकान मरुस्थल है वो आपका चीन में स्थित है। ठीक है, एनसीईआरटी में मिला है उसमें देख लेते हैं। ये तकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के दक्षिण पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में स्थित एक मरुस्थल है। ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? चीन में, देखिए दिया गया है। और दक्षिण में कुन लुन पर्वत तथा पश्चिम में पमीर पर्वत तथा उत्तर में तियान शान श्रेणी और पूर्व में गोबी रेगिस्तान तक सीमित है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहीं से बना हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आपका चीन। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, आपको बतानी है। ऑप्शन है आपका लेबनान, ऑप्शन बी आपका जॉर्डन, ऑप्शन सी आपका इजराइल, ऑप्शन बी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी ऑप्शन ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें बताना है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जॉर्डन की सीमा भी आपकी लगती है और मृत सागर से, और इसराइल की भी लगती है। तो एक ही आपका देश बचता है, वो बचता है लिबनान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, बताना है। आपको बताना ऑप्शन है आपका कैनबरा, ऑप्शन बी आपका सिडनी, ऑप्शन सी आपका वेलिंगटन, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कौन नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सिडनी है वो किसी भी शहर की राजधानी है, सॉरी किसी भी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए एनसीईआरटी की बुक में दिया भी गया है कि सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की और वेलिंगटन जो है वो आपके न्यूजीलैंड की तरह रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट निकल के आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिडनी तो पहली बात है किसी देश की राजधानी नहीं है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी ऑस्ट्रेलिया, और जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो आपके लिए, जो कैनबरा है वो आपकी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और जो वेलिंगटन है वो आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है, और जो रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आपका हिंद महासागर, ऑप्शन सी आपका अंध महासागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हिंद महासागर है वो 19 ईस्ट रिज जो है आपका हिंद महासागर में पाई जाती है। ये देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में दिया गया मैटर है कि वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम IODP के तहत एक अभियान के दौरान हिंद महासागर में 19 ईस्ट रिज
के पास से एकत्र किए गए आग्नेय चट्टानों के नमूनों का अध्ययन किया। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये देखिए दिया गया है कि आपका 19 ईस्ट रिज है वो आपके हिंद महासागर में पास मिलता है, ठीक है, और यहीं पे इन्होंने आग्नेय चट्टानों के नमूनों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये इस जगह से क्वेश्चन बना, तो आगे भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। 19 ईस्ट रिज जो हिंद महासागर में लगभग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समांतर स्थित है तथा ये एसामिक रिज और इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है तथा इसकी औसत चौड़ाई जो है ना 200 किलोमीटर है। आग्नेय चट्टान या मैग्मेटिक चट्टान 3 मुख्य चट्टानों के प्रकार में से एक है तथा अन्य अवसादी तथा कायांतरित हैं, ठीक है। यहाँ मैग्मा तथा लावा के ठंडे होने और जमने से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महासागर लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए आपका नदियाँ, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी आपका पवन, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नदियां हैं वो महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, ठीक है। जो नदियों का पानी है वो सब बहा के जो ले जाता है वो जाके समुद्र में ही गिरता है, इसलिए समुद्र का पानी जो है खारा हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको पहले दिया रहता है कि वाष्प दिया रहता है, वाष्पन या वाष्पीकरण दिया रहता है, तो आपका राइट आंसर पहले पे वाष्पीकरण आता है। खारे महासागर के खारेपन होने का जो कारण है, सबसे पहले वाष्पन आता है, वाष्पीन क्रिया आती है। दूसरे पे क्या आता है, दूसरे पे आता है वर्षण, ठीक है। वर्षा के कारण जो है आपका जल खारा हो सकता है। और तीसरे पे आपका नदियाँ आता है। अगर ऑप्शन में आपको वाष्पीकरण मिलता है पहले पे, तो आप ऑप्शन पहले वाष्पीकरण लगाएंगे, उसके बाद वर्षण लगाएंगे। अगर तब भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता तब आप नदियों के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका ना वाष्पीकरण दिया था और ना ही आपका वर्षण दिया था, इस वजह से हम नदियों के साथ गए और ये आपका राइट आंसर भी है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में दिया भी गया है महासागर जल की लवणता, ठीक है। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का हो, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं, ठीक है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका परिकलन क्या होता है, 1000, ठीक है, 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसमें प्राय 1000 भाग में पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा लवणता समुद्र के जल के महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। 24.7 की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है, ठीक है। और महासागरीय लवणता के प्रभावित करने वाले कारक देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब महासागरीय की सतहों के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है, और दूसरा तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणीय नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले सबसे पहले पे क्या दिया गया है, तो सबसे पहले पे लवणता की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वाष्पीकरण दिया गया है और दूसरे पे वर्षण दिया गया है, तीसरे पे आपका नदियाँ आया है। अगर ऑप्शन में आपको वाष्पीकरण मिलता है तो पहले वाष्पीकरण फिर वर्षण लगाएंगे और तीसरे पे आप जाएंगे तो नदियाँ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरब सागर में पानी की औसत खारापन क्या है, तो 25 पीपीटी है, ऑप्शन बी आपका 35 पीपीटी है, ऑप्शन सी आपका 45 पीपीटी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 35 पीपीटी है वो आपका अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी खारे पानी के लिए दी गई है। लवणता जैसे सामान्य खुले महासागर, जो खुले महासागर होते हैं किसी तरह का ढकाव नहीं होता है, ठीक है, उन महासागरों की जो लवणता है वो 33% से 37% के बीच होती है, ठीक है। और चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए जैसे लाल सागर है आपका, उसमें कितनी लवणता होती है, उसमें 41% तक होती है। जबकि आर्कटिक तथा ज्वार नद मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहाँ की लवणता 70% तक पहुँच जाती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सब पॉइंटों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक हो। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन ए पीला सागर, ऑप्शन सी आपका मृत सागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। मृत सागर में जो है वह औसतन लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट दिए गए हैं, इसके थ्रू आप बहुत इजीली जान सकते हैं। जैसे उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र के बारे में बात करें तो मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है, और टर्की और वान झील में 330% और ग्रेट साल्ट झील में 220% पाई जाती है। अब हमने मृत सागर इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें आपका टर्की या वान झील ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में आपका मृत सागर था। तो उन सभी झीलों की तुलना में आपका मृत सागर जो था वो ऑप्शन में हमें मिल रहा था, इसलिए हमने इसको मृत सागर को टिक मारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं। ऑप्शन है आपकी नील नदी, ऑप्शन बी आपका अमेजन नदी, ऑप्शन सी आपका मिसिसिपी नदी, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका की जब बात आती है तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है किसको? वो है आपकी ऑप्शन बी अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी बुक में दिया भी रखा है कि कौन सी नदी कहाँ पाई जाती है। जैसे ये देखिए, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। यहीं से आपका एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये सब याद रखना है। अमेजन बेसिन से आपने देखे होंगे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें तथा ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित तथा भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर यह पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती। जिस स्थान पर कोई नदी या किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का हम लोग मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारे सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं और यह बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में तथा बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसार की छत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका अरावली, ऑप्शन बी आपका सतपुड़ा, ऑप्शन सी आपका पमीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पमीर को जो है ना संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बात पमीर के पठार की आती है तो कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे पमीर का पठार में विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया की छत कहा जाता है इसे, और क्योंकि यह ऊंचाई पर और पमीर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तियान शान तथा कराकोरम तथा कुनलुन तथा हिंदू कोश पर्वतमाला के साथ हिमालय का जंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि पमीर का पठार जो है वो आपका विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका बाब अल मंदेव, ऑप्शन बी आपका हमरुज, ऑप्शन सी बोस्पोरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है बाब अल मंदेव। मंदेव जो है ना वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किस मिट्टी में केशिका तथा कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन है आपका चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी आपका पंचु मिट्टी, ऑप्शन सी आपका बलुई मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा? ऑप्शन है आपका भारत, ऑप्शन बी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आपका कौन सा है? चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयला आपको पाया जाता है ऑप्शन सी, चीन में जो है ना आपका सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे एशिया में दिया गया है चीन और भारत के पास विशाल लौह निष्पेष है, यह महाद्वीप विश्व में आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। तो जब चीन और भारत की बात आती है, ये आधे से अधिक टिन का उत्पादन करते हैं और चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी है टिन उत्पादकों में। ठीक है, चीन सीसा तथा एंटीमनी टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है तथा एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट तथा निकेल, जस्ता और तांबा में निक्षेप है। तथा यूरोप की बात करते हैं तो ये लौह में अग्रणी है तथा इसमें रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह के विशाल निक्षेपण वाले देश हैं। अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका जो है ना वो खनिज संसाधनों के मामले में बहुत धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कुल गाड़ी की कौन सी क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए कोयला खनन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी आपका सोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सोना खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना है। ये हमारा 12 टीचर्स अड्डा कोचिंग का नाम है। ठीक है, कुछ हमारे सोशल मीडिया ऐप हैं, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इस क्लास की PDF फ्री पा सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।